मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। विकल्प है कि हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उससे अलग कैसे करें, क्योंकि वर्तमान में हमने करके देख लिया जो भी हमने अब तक किया। मानव ने अभी तक जितना जो भी कुछ किया, इससे मानव को तृप्ति तो मिली नहीं। तृप्ति मतलब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब खुशी, ये तो मिली नहीं भैया अभी तक। तो क्या करें? ये ठीक वैसे ही है कि हमें कुछ बीमारी हुई और हम एक डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर से आराम नहीं हुआ। अब क्या करें? एक डॉक्टर के पास गए, सर उसकी दवा दूसरे लेने से डॉक्टर के पास जाएंगे। वेरी गुड, दूसरे डॉक्टर के पास गए। वो दोनों डॉक्टर जिनके हम पास गए थे, वो डॉक्टर थे एलोपैथी के। एलोपैथी समझते हो? अंग्रेजी दवाइयां जो आमतौर पर हमारे आसपास में डॉक्टर होते हैं, ये सारे अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं एलोपैथी। तो एलोपैथी में गए, एक डॉक्टर के पास गए, आराम नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर चेंज कर दिया, अब उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? सर दूसरे डॉक्टर के पास। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी एलोपैथिक का। आराम नहीं हुआ। कौन हटा? श्याम, संजय, शानवी, स्नेहा, अंजलि, कौन हटा? माही माही। आ गई वापस। नेटवर्क का इशू रहता होगा। तो 3 डॉक्टर गए, तीनों एलोपैथिक के थे। अब हमें ये तो यकीन हो गया कि एलोपैथिक से आराम नहीं हो रहा। फिर किसने गया भैया? वो होम्योपैथिक वाले के पास जाओ, मेरे को भी हुआ था, और उससे तुरंत आराम आ गया। अब ये गया होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास, डॉक्टर नंबर 1। उसके पास गया, हफ्ता भर दवाई खाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर दूसरे के पास। दूसरे होम्योपैथिक वाले के पास गया, उसने कहा नहीं भैया इसकी दवाइयां नकली है, दूसरे के पास जाओ, असली दवाई देता है। उसके पास गया, वहां भी आराम नहीं पड़ा। अब 3 डॉक्टर एलोपैथिक, 2 डॉक्टर होम्योपैथिक, आराम नहीं पड़ा। तो अब आराम के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे ढूंढना पड़ेगा एलोपैथी और होम्योपैथी, इन दोनों का विकल्प। जब इससे भी आराम ना मिले, इससे भी आराम ना मिले, तो हम क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं विकल्प। इसी तरह जब हमने भौतिकवाद में जीकर और अध्यात्मवाद में जीकर देख लिया, लगभग 200 सालों से तो हम विज्ञानवाद के साथ या भौतिकवाद के साथ जी रहे हैं। उससे पहले और आज तक हम आस्था के साथ अध्यात्मवाद में भी जी रहे हैं। ये इसको है, उसको वहां नहीं तो खा ले इसको। तो जब दोनों से ही मानव को तृप्ति नहीं मिली, और सही क्या है मानव नहीं समझा, तो इन दोनों के भी विकल्प की जरूरत पड़ी। और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है बाबा जी द्वारा लिखा गया, समझा गया, जिया गया मध्यस्थ दर्शन।
सहअस्तित्ववाद। और बाबा जी ने बड़ी मतलब कुशलता से उसको जिया, समझा। पहले क्या है, समझा, उसका अध्ययन किया, उसको समझा, उसको अपने व्यवहार में लाए, आचरण में लाए, उसको जिया और जी कर उसको प्रमाणित किया। तो इससे क्या हुआ कि बाबा जी ने जो कहा वो सही है, जैसा कहा वैसा आदमी जी सकता है और सुखी रह सकता है, उसको प्रमाणित भी किया। तो बाबा जी ने लोगों को कहा, भैया मेरे पास ये तरीका है सुख से जीने का, और हर कोई इसे समझ सकता है, जांच सकता है और जी सकता है। बाबा जी ने विकल्प दिया। विकल्प कहाँ का दिया, किस चीज का दिया? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि बाबा जी ने जो विकल्प दिया वो दिया मानव के जीने का। लेकिन मानव के जीने से भी पहले मानव क्या है उसको समझने का। अभी तक मानव को क्या समझा गया, जीव समझा गया। तो बाबा जी ने विकल्प दिया, क्योंकि बाबा जी ने इसको अध्ययन विधि से पता प्राप्त किया कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर और जीवन का अभाज्य अंग, अभाज्य रूप, ये दिया। इसके बाद वर्तमान में जो चल रहा था उसका अध्ययन किया, वो क्यों चल रहा है, उसके पीछे मूल कारण क्या है। बाबा जी वहां तक पहुंचे और क्या पाए कि अस्तित्व में चारों तरफ सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब है कोई भी इकाई अपने आप में अकेली नहीं है। इकाई अपने आप में अकेली नहीं है। तो कई बार लगता है कि ये एक उंगली है। यह इसको समझा बाबा जी ने कि ये एक उंगली है, लेकिन ये उंगली इस खाली स्थान के साथ सह अस्तित्व में है। ये जो उंगली है ये इस खाली स्थान में डूबी भीगी घिरी हुई है। अगर मैं एक उंगली के रूप में ले लूं, अब मैं उठाता हूं ये एक पेन, ये एक पेन या पेंसिल है। हम सोचिए अकेली ये सह अस्तित्व, ये बिल्कुल ये सह अस्तित्व में, क्यों, खाली स्थान से घिरी हुई। और जब इस पेंसिल को भी देखूं तो इसमें लकड़ी भी है और इसके अंदर ये जो इसका सिक्का जो डाला गया है, इसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ये 7वीं 8वीं क्लास में कुछ बोलते हैं इसको, ग्रेफाइट या कुछ नहीं, ग्रेफाइट तो नहीं है, ग्रेफाइट ही है शायद ये, नहीं आ रहा क्या नाम। ग्रेफाइट ही है। हाँ, इसके सिक्के को रिफिल को ग्रेफाइट बोलते हैं, वो भी है। तो ये दोनों के सहअस्तित्व से ही क्या बना, ये पेंसिल बनी। और अभी तक मानव क्या मान रहा था भैया, मानव तो कुछ और ही मान रहा था। मानव तो केवल अपने आप को ही आधार मानकर कि मैं ही सब कुछ हूं, इसको ही आधार मानकर वो जिए जा रहा। और इससे क्या हो गया, दोनों में व्यक्तिवादिता आ गई। जैसे ज्ञान होगा तो किसे होगा, मुझे होगा। जिएगा कौन, मैं जीऊंगा। सुखी किसको होना है, मुझे होना है। तो इस मुझे मुझे की बीमारी में व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया, और इतना व्यक्तिवादी हो गया कि पहले तो मेरा गांव, फिर गांव में मेरा मोहल्ला, फिर मोहल्ले में मेरा परिवार, और मेरे परिवार में मेरा एक अलग से स्पेसिफाइड परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और फिर अंत में उसमें भी मैं। तो इसको बोला गया बाबा जी ने विखंडनवादी विधि, टूटता चला गया। शादी की, परिवार में रह रहा है, लेकिन ज्ञान चाहिए। कहाँ मिलेगा ज्ञान भैया, आस्था में कहा गया ज्ञान मिलेगा एकांत में, तपस्या में, साधना में। ये कैसे होगी, अकेले में होगी। कर लो भैया अकेले में तपस्या,
और ज्ञान मिला भी तो किसको मिला? एक को। और ज्ञान क्या है वो प्रमाणित नहीं कर पाया, समझा ही नहीं पाया कि ज्ञान क्या है। लोगों ने समाधि को ही ज्ञान मान लिया। क्या होता है समाधि में? कई बार आया, बाबा जी ने भी बताया। क्या होता समाधि में? कि मैं हूं और ये शरीर है, और मैं अपने आप को शरीर से अलग देख पा रहा हूं। यही समाधि। समाधि में मानव में कोई सवाल नहीं रहता, कोई तनाव नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, अकेला अपने आप को देख पाता है। यही समाधि है। तो केवल इतना ही देख पाना कि मैं हूं और शरीर है, यही समाधि है, यही ज्ञान है। इसको भी जांचना पड़ेगा। तो बाबा जी ने विकल्प दिया। बाबा जी के जो सवाल थे, उन सवालों का जब वो जवाब पाने के लिए गए, कहीं से जवाब नहीं मिला। अलग अलग ने, किसी ने बोला भैया समाधि करो, किसी ने कुछ बोला, तो जिसने जो बोला बाबा जी ने वो किया। और वहां से मिला क्या? केवल आश्वासन। तो बाबा जी ने अपने तरीके से ही ये धारणा ध्यान समाधि की और इसको देखा, और कैसे पाया इसको हम समझ लेते हैं। तो अभी तक तो बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो दर्शन है, दर्शन के रूप में एक विकल्प दिया। उसके बाद बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो दर्शन है, मध्यस्थ दर्शन, ये शिक्षा की वस्तु है। और शिक्षा की वस्तु कैसे है? अगर आप देखोगे तो शिक्षा की वस्तु क्या है? अपने सब्जेक्ट को खोल के देख लो। हिंदी, मैथ, साइंस, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, यही तो हमारी शिक्षा की वस्तु है। इन्हीं को तो पढ़ाया जाता है। और बाबा जी क्या कह रहे हैं कि ये जो दर्शन है, दर्शन ही शिक्षा की वस्तु है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा जी, दर्शन ही शिक्षा की वस्तु है? क्योंकि इस शिक्षा की वस्तु के साथ मानव ने जीकर देख लिया। ये वर्तमान शिक्षा, ये मैथ, ये पॉलिटिकल साइंस, ये बिजनेस स्टडी, ये बायोलॉजी, ये साइकोलॉजी, ये पैसे कमाने में तो हेल्प करती है, लेकिन जिंदगी जीने में इनका कितना योगदान है उसको समझना पड़ेगा। भ्रमित अवस्था का मानव यही समझता है कि पैसे में ही असली सुख है, पैसे में असली सुख है। इसी को आधार मानकर वो बस पैसा कमाना है, इसी धुन के पीछे लगा रहता है, अपने आप को स्किल्ड कर लेता है। अभी मैं अपनी बच्ची को थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा था, तो वहां भी आया कि शिक्षा, या कहे कि शिक्षित जनसंख्या अपने देश के लिए असेट है, और अशिक्षित जनसंख्या अपने देश के लिए लायबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है। असेट और लायबिलिटीज तो देखना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा किसकी? वर्तमान में जो हम शिक्षा ले रहे हैं, क्या वो शिक्षा पर्याप्त है? तो उसके बारे में बाबा जी आगे बता रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 23 से लेके आगे यही सारी चीजें आ रही। कौन गया? आ गई फिर से अंजलि। आजकल बच्चे ना तितलियां हो जाते हैं, कभी उड़ जाते कभी आ जाते हैं, जम के नहीं रहते। नहीं सर, वो गलती से मैंने वो हेडफोन का बटन दबा दिया और क्लास कट हो गई। सब कोई बात नहीं। लेकिन इस देखो, तुम एक बात अभी देखो, अपने आचरण में क्या फर्क है कि गलती हुई तो गलती मानी जा रही है, इसको भी देखना है। आचरण में इतना जो है वो भी बहुत बड़ी चीज है कि गलती हुई उस गलती को मान लेना। आजकल तो लोग गलती करके गलती को मानने को तैयार नहीं होते। तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। 16 मिनट हो गई, 16 मिनट में हमने पीछे का रिवाइज किया। पेज नंबर 9 और पॉइंट नंबर 23, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात चल रही थी।
तो इसमें बाबा जी इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा रूप में अध्ययन के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ही मध्यस्थ दर्शन 4 भागों में। मध्यस्थ दर्शन का इतना बड़ा बाबा जी ने नाम दिया, क्या? अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, यानी जिसके मूल में क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व ही क्या है? सह अस्तित्व। और ये सारा जो चिंतन है, ये जो सारा दर्शन है, किस पर केंद्रित है? मानव पर। और मानव के केवल शरीर पर नहीं, जीवन पर भी। तो क्या बता रहे बाबा जी कि जो मध्यस्थ दर्शन है, इस मध्यस्थ दर्शन में जो दर्शन कहा गया, इनको बाबा जी ने 4 भागों में लिया। पहला है मानव व्यवहार दर्शन। ये 4 दर्शन बाबा जी ने लिखे। अब दर्शन को भी समझना पड़ेगा। ये जो दर्शन है, ये दर्शन क्या है? देखने का नजरिया। और देखना किसको है? हम किसको देखते हैं? अगर हम ध्यान दें तो देखने के लिए जो संपूर्ण वस्तु है, ये प्रकृति ही है। हम कहाँ देखते हैं? अपने चारों तरफ। हमारे चारों तरफ क्या है? ये प्रकृति ही है। एक मानव के लिए दूसरा मानव भी, ये भी दृश्य ही है। मैं अगर तुम्हारे को देख रहा हूं तो तुम भी मेरे लिए एक दृश्य हो, एक सीन हो। तो अपने चारों तरफ में जो देख पाता हूं वो दृश्य है, वो एक सीन है। और इस सीन को देखने के लिए एक नजरिया चाहिए। उस नजरिए को हम बोलते हैं दर्शन। अभी तक इस पूरी सृष्टि को देखने के लिए, इस पूरे दृश्य को देखने के लिए हमने 2 दर्शनों का प्रयोग किया। पहला है विज्ञानवादी दर्शन, जिसको हमने भौतिकवाद बोला। और दूसरा है आस्थावादी दर्शन, या इसको कहे रहस्यवादी दर्शन, जिसमें केवल रहस्य ही रहस्य है। ज्ञान के नाम पे रहस्य, ईश्वर के नाम पे रहस्य, मुक्ति के नाम पे रहस्य, बंधन के नाम पे रहस्य, स्वर्ग के नाम पे, नरक के नाम पे, जन्नत के नाम पे, सब के नाम पे एक रहस्य बना के रखा। तो बाबा जी ने क्या कहा? रहस्य मूलक। और उसमें सेंटर में क्या आ गया? ईश्वर। ईश्वर केंद्रित चिंतन, जिसको हम अध्यात्मवाद बोलते हैं। तो इन दोनों दर्शनों के विकल्प के रूप में बाबा जी ने तीसरा दर्शन दिया, जिसको हम बोलते हैं मध्यस्थ दर्शन। इस मध्यस्थ दर्शन में 4 किताबों का अध्ययन होना है। और 4 किताबों में किस बात का अध्ययन होना है, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है मानव व्यवहार दर्शन। मानव के व्यवहार का दर्शन, यानी मानव का व्यवहार कैसा होगा। तो किस मानव की बात कर रहे हैं भैया? वो ये मेरी और तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो हमें दर्शन करा रहे हैं, ये किस मानव का दर्शन करा रहे हैं? किस मानव के व्यवहार के दर्शन करवा रहे हैं? ये है एक जागृत मानव के व्यवहार के दर्शन। एक जो जागृत मानव होगा, उसका व्यवहार कैसे होगा। और अभी तक अगर हम देखें मध्यस्थ दर्शन में भी, तो जागृत मानव के रूप में बाबा जी ही है। तो अन्य शब्दों में बोला जाए तो ये मानव व्यवहार दर्शन बाबा जी के व्यवहार का दर्शन है। यानी एक जागृत मानव, अर्थात बाबा जी कैसे व्यवहार करते थे। व्यवहार किसके साथ भैया? मानव मानव के साथ, दूसरे मानव के साथ। तो इसमें बाबा जी के व्यवहार के बारे में बताया। और बाबा जी क्या, जब हम जागृत हो जाएंगे तो हर जागृत मानव का व्यवहार ही ऐसा। दूसरा दर्शन है मानव कर्म दर्शन। अब
हमने ये देखा था भैया कि मानव जो है अभी भी और जागृत होने के बाद भी वो मानव के साथ तो करेगा व्यवहार और शेष प्रकृति के साथ वो करेगा कार्य। तो उस जागृत मानव का कार्य कैसा होगा, उसके कर्म कैसे होंगे, ये लिखा बाबा जी ने दूसरा दर्शन, जिसका नाम है मानव कर्म दर्शन। फिर तीसरा दर्शन है मानव अभ्यास दर्शन। तीनों में ही मानव शब्द को जोड़ा गया है, इसको भी समझना पड़ेगा। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इस दर्शन के मूल में मानव ही है। तो मानव का व्यवहार कैसा होगा, मानव का कर्म कैसा होगा। फिर तीसरा दर्शन अभ्यास दर्शन। ये बाबा जी ने जो बताए कि जागृत मानव का कर्म कैसा होगा, जागृत मानव का व्यवहार कैसा होगा, तो इस कर्म और इस व्यवहार के लिए कि मेरा कर्म और मेरा व्यवहार भी ऐसा हो जाए, मुझे क्या अभ्यास करना पड़ेगा, मुझे करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में, किस प्रकार से मैं जागृति को प्रमाणित करूं, मैं अपने अनुभव को प्रमाणित करूं। ये सारा जो वर्णन है ये है अभ्यास दर्शन में। और एक कहने को तो इस दर्शन की सबसे छोटी पुस्तिका है मानव अनुभव दर्शन। वो लगभग जितनी अपनी ये है विकल्प इतनी ही होगी, थोड़े बहुत पेज कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये अनुभव दर्शन कि जागृत मानव को जो अनुभव हुआ वो कैसा है। उस जागृत मानव ने जागृत मानव का व्यवहार किया, जागृत मानव का कर्म किया और जागृत मानव के कर्म और व्यवहार का अभ्यास किया, तो उससे उसको कैसा अनुभव हुआ, वो अनुभव दर्शन यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है। इसमें से मैंने अभी 2 दर्शन पढ़े हैं, तीसरा अभी हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है, व्यवहार दर्शन और अभ्यास दर्शन। ये मैंने शिविर के दौरान किए। तो ये जो दर्शन है, ये चारों दर्शन जो है, ये जागृत मानव के कर्म, जागृत मानव के व्यवहार, जागृत मानव के अभ्यास और जागृत मानव के अनुभव को दर्शाते हैं। और जागृत मानव कौन? जिसकी 10 क्रियाएं एक्टिव, जिसको अनुभव हो गए, जो सहअस्तित्व को समझ पा रहा है, जिसकी आत्मा सहअस्तित्व का अनुभव कर पा रही है, वो जागृत मानव। अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 24। तो पॉइंट नंबर 24 में क्या बता रहे हैं कि इन दर्शनों के आधार पर मानव का विचार क्या होगा। तो इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए बाबा जी ने 3 वाद दिए हैं। कौन कौन से वाद है? समाधानात्मक भौतिकवाद, भौतिकवाद तो अभी भी है, विज्ञानवाद। तो अभी जो विज्ञानवाद है उसमें पहले ये देखो कि मनुष्य को समाधान मिला या समस्या मिली। जिस विज्ञानवाद के सहारे हम जंगलों का दोहन कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जो हमने जमीन के अंदर से कोयला या अन्य जो खनिज निकाले, वो ये भी विज्ञान के कारण हो। और अभी वर्तमान की हालत देख लो, बाढ़ जिस तरीके से आ रही है, बादल फट रहे हैं, नदियों का पानी उफान पर है। मुझे ध्यान है दिल्ली में बाढ़ 1 या 2 बार आई थी, लेकिन अब तो हर साल आ रही है, हर साल दिल्ली डूब रही है। ये देख लीजिए। उसके बाद जिस वैज्ञानिक तरीके से हम सड़क बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, और इनको बनाने वाले सो कॉल्ड इंजीनियर जिन्होंने बड़े बड़े कॉलेज से डिग्री ली, उसके बाद भी आप अपनी सड़कों की हालत देख लो।
अंडरपास में हर साल पानी भरता है। एक तिलक ब्रिज का सीन हर बारिश में दिखाया जाता है, आईटीओ पर है। और एक तिलक ब्रिज क्या, और बहुत सारे अंडरपास है जो रेलवे के पुल के नीचे बने हुए, रेल के पटरी के नीचे से सड़क क्रॉस करने के लिए बनाए गए। हर साल ऐसे अंडरपास पर पानी होता है। जिम्मेदारी किसकी है इनको बनाने की? सरकार। सरकार जब हम गाड़ी खरीदते हैं, रोड टैक्स, उसके बाद टोल टैक्स लेती है। सरकार का दायित्व है कि वो अच्छे सड़क बनाए जिस पर पानी ना भरे। अभी मेरे यहां ही मैं बता दूं, पिछले 3 सालों में एक पुल बना है मेरे यहाँ कुंडली से सीधा बॉर्डर तक जाने के लिए। एक फ्लाईओवर बना है। अगर आप उस फ्लाईओवर के डिजाइन को देखोगे, आपको लगा किसी गधे ने बनाया है। एक छोटे से छोटा बच्चा, 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा भी समझता है कि जब सड़क ऐसे होगी तो उस ऐसी सड़क के अंदर या ऐसे फ्लाईओवर के अंदर हमने पानी की निकासी नहीं दी तो बारिश में ये जो इतना स्लोप है इसमें पानी भरेगा। और मेरे यहाँ फ्लाईओवर बना है, वो ऐसे ही है। एक फ्लाईओवर से ऐसे उतरते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। जमीन से लगभग ये 10-12 फीट ऊपर ही है। एक ये कोना 15 फुट, ये कोना 10 फुट, वो वाला कोना 15 फुट। तो बारिश होगी तो इस हिस्से में 5 फुट पानी भरने की संभावना होगी। पानी की निकासी नहीं दी गई तो हर बारिश में वही हाल होता है। बाद में फिर वहां पर तोड़ तोड़ के उनके अंदर नालियां बना के, और पानी की निकासी तो है नहीं। अब वो ऊपर का पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे के नाले रुके पड़े हैं तो नीचे वाली सड़क में भी पानी। तो वर्तमान में जो हम भौतिकवाद में जी रहे हैं, इसको क्या कहें हम? इसको समस्यावादी विज्ञानवाद कहें या समाधानवादी विज्ञानवाद कहें? थोड़ा सोच कर देखिए आप, क्या लगता है? अंजलि क्या बोलेंगे? समस्यावादी। क्योंकि इस विज्ञानवाद से केवल क्या मिली है? समस्या ही मिली है। श्याम क्या लगता है? सर समस्यावादी है, प्रॉब्लम्स ही हो रही है। और फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग। क्या पढ़ रहे हैं? यस सर। मेडिकल साइंस। जबकि पता कि ये हमारी समस्या को बढ़ा रही नहीं रही, और घटा नहीं रही, बढ़ा रही है। तो इसके बदले में बाबा जी ने क्या दिया है? समाधानात्मक भौतिकवाद। कि विज्ञान का प्रयोग करके हम भौतिकवाद में समाधान कैसे ला सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, बाबा जी ये नहीं कह रहे कि आपको स्किल नहीं सीखना। बाबा जी नहीं कह रहे कि आपको काम नहीं सीखना। बाबा जी नहीं कह रहे कि आपको पढ़ाई छोड़ देना। बाबा जी कह रहे कि पढ़ो, लेकिन वो दुख की जगह उससे सुख कैसे मिले, इसके लिए हमने अपने अध्ययन की वस्तु को बदलना पड़ेगा। अगला क्या है भैया? व्यवहारात्मक जनवाद। ये जीने की कलाएं है। ये जो विचार क्या है, इस विचार से ही हमारा जीवन जीना कैसे है वो डिसाइड होता है। तो क्या बता रहे अगला है? व्यवहारात्मक जनवाद। यानी हम जब आपस में बैठकर व्यवहार करता है, मानव मानव के साथ व्यवहार करता है, तो उसका जनवाद कैसे होता है? जन मतलब आदमी, और वाद उनके बीच में होने वाला संवाद। आज जब हम कहीं पर बैठते हैं तो हमारी चर्चा का विषय क्या होता है उसको देखना। पिछले कुछ दिनों से घटनाएं आ रही हैं, जब भी हम बैठते हैं उन्हीं घटनाओं पर बात हो रहे हैं। जो कोई लड़की थी मुस्कान, वो एक्सपायर कर गई। कोई लड़की थी मन्नत, वो एक्सपायर कर दी। किसी के पति ने किसी को मार दिया, किसी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसके मार दिया। किसी लड़की का रेप हो गया। रेप हो जाता ना बेटा, किसी बच्चे का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया। 8वीं क्लास के बच्चे ने 10वीं क्लास के बच्चे को चाकू मार दिया। तो यहां देखना पड़ेगा कि हमारे जनवाद में इस जनवाद का विषय क्या है।
कंटेंट क्या, हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं वो सुनना मानव जाति के लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, इसको भी देखना है। इनको क्या है, ये जो रील बनाते हैं, ये जो वीडियो बनाते हैं, इनको तो पैसा मिलता है। आज आप इतना देख सकते हैं कि जीवन विद्या की कितनी सारी वीडियोज हैं, उनके व्यूज देख लो। और कोई बहन या बेटी उल्टे सीधे कपड़े पहन के सड़क के ऊपर मटकती है, उसके व्यूज देख लो। एक ऐसे व्लॉग को देख लो जिसमें केवल और केवल गालियां चलती है, उसके व्यूज देख लो। और हम जैसे लोग और आप जैसे बच्चे जो बैठ के संवाद करते हैं, उसके व्यूज देख लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा जनवाद है, जो हमारे बात करने का लेवल है, वो किस लेवल तक आ गया। कॉमेडी शो के नाम पर लोग, बच्चे बड़े, अपने मम्मी पापा, पति पत्नी को इतना मतलब गलत बोलते हैं। अब कोई पीछे एक लड़की थी जो स्टैंड अप कॉमेडी करती, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। वो भैया अपनी मम्मी पापा के संबंधों को लेकर, भैया भाभी के संबंधों को लेकर, भाई बहन के संबंधों पर पता नहीं क्या क्या गंद बके जा रही है, और लोग सुन रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। अब देखना है कि मानसिकता कहां जा रही है। ये बात तो है कि जिसके पास जो होगा वही बांटेगा, लेकिन उसने जो बांटा और वो जिसको बांटा, जिसने उसको लिया, वो क्या बांटेगा भैया? वो भी तो आगे गंद ही बांटेगा। इतना ही देखना। तो बाबा जी यहाँ क्या बता रहे हैं? व्यवहारात्मक जनवाद। जो जनवाद है वो ऐसा होना चाहिए जो मेरे मानवीय व्यवहार का पोषण करे। इससे जो मूल्य है, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यों का मूल्यांकन होता रहे, उन्हें तृप्ति होती रहे। यहाँ बाबा जी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, उसका मैं आपको कनेक्ट करता हूं कि इस धरती पर हर मानव अपनी अच्छाई ही सुनना चाहता। क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि मानव, बाबा जी कहते हैं 51%, अगर हम हर मानव को लेके तो हर मानव 51% अच्छा है ही, 49% पे काम करना है। मिनिमम 51 तो हर आदमी, चाहे वो राक्षस मानव ही क्यों ना हो, चाहे वो पशु मानव ही क्यों ना है, वो भी अच्छा है ही। अगर वो 49% पे भी काम हो जाए तो वो जागृत हो जाए, इतना तो करना है। अगला क्या है? अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। ये तुम्हारी आंखें खोलने वाला विषय। अध्यात्मवाद कैसा? अध्यात्मवाद, अभी जिस अध्यात्मवाद को हम मान रहे हैं, यानी रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित, अभी के अध्यात्मवाद में जो ईश्वर माना गया है वो कोई रहस्यमयी आकृति है, कोई रहस्यमयी चीज है जो इस संसार को चला रही है, जिससे ये संसार बना है, जिसने इस संसार को बनाया है। और बनने के बाद वो जब चीजें वो एक्सपायर करती है, वो मरती है, तो वापस उसी में लीन हो जाती। ऐसा कुछ रहस्य उन्होंने बना दी। तो बाबा जी क्या करें? ये जो रहस्यवादी अध्यात्मवाद जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिस आस्था के साथ जी रहे हैं, इससे हमें कुछ मिलता तो नहीं, और ना ही हम इस चीज का अनुभव कर पाते हैं। बहुत कम लोग जिन्होंने भगवान का अनुभव किया। देखो, यहाँ ईश्वर की बात हो रही है या देवता या दिव्य आत्मा की बात नहीं हो रही। देवता और दिव्य आत्मा का हम अनुभव करते हैं, लेकिन जिसको हमने कहा ईश्वर, कि ब्रह्मा ने ये धरती बना दी, कोई कहता है शिव जी ने धरती बनाई है, कोई कहता है विष्णु ने इस धरती को बनाया है। फिर वही शास्त्र जो इनको सबका जन्मदाता बनाते हैं। देवी पुराण में कहा गया कि पूरी धरती की या इस पूरे वातावरण की जो रचना है वो देवी ने की है। अब समझ में आ रहा, प्रकृति एक और इसके ऊपर कब्जा चार आदमी किए बैठे हैं। फिर अल्लाह वाला आ जाते भी अल्लाह ने बनाया।
फिर उधर से वो आ जाते हैं अपने कृष्ण वाले की भी, तो भाई सब तो है वो जीसस ने किया है, ये तो गॉड ने किया है। अब ये देखो, धरती एक, या ये कहे कि ये पूरा अस्तित्व एक, और इस पर प्लॉट पे जो कब्जा करने वाले हैं, जो कागज लेके बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं, वो इतने। और असली बात है कि इन दोनों में से कोई भी असली मालिक नहीं। तो बाबा जी अध्यात्मवाद की बारे में बता रहे हैं। बाबा जी का जो तीसरा वाद है वो है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की, वो अध्यात्मवाद जिसमें मैं डूबा भीगा घिरा हुआ हूं, जिसको मैं हर समय अनुभव कर पा रहा। ईश्वर का अनुभव हर कोई नहीं करता। अभी बताया था ना, पहाड़ों पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं और कहते हैं मुझे ज्ञान हो गया, और फिर ज्ञान को बता भी नहीं पाते। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस अध्यात्मवाद में जो आप अनुभव करोगे वो दूसरों के साथ शेयर करोगे, और दूसरा भी फिर वैसे ही अनुभव करेंगे। मैं जिसे ईश्वर मानता हूं, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं, मैं उसमें डूबा भीगा घिरा हूं, मुझे जो सारी पावर मिल रही है उसी से मिल रही है। इसको मैंने समझा, तुम्हारे को समझा दिया, तुम्हें भी लगने लगा। तो ये है अनुभव। जैसा मैंने देखा वैसा तुम भी देख पा रहे हो, ये है अनुभव। तो बाबा जी ने ये 3 वाद लिखे। पॉइंट नंबर 5, वाद के बाद दर्शन, और वाद के आधार पर ही बाबा जी ने 3 शास्त्र लिखे। और कौन कौन से शास्त्र हैं, अभी जब तुम जानोगे इनके बारे में तो तुम्हारा और भी बढ़िया रहेगा। स्नेहा ने इन शास्त्रों के बारे में, ये जो संडे को क्लास हुई थी, शायद ये उसको कनेक्ट कर पाएगी। अरे भैया कौन है, एक बार 2 मिनट होल्ड रखना। बताइए ना बेटा, बेड मेरे वाला छोटे। सॉरी बेटा, धर्मित मानव कुछ कुछ मंगाते रहते शाम को भी। अगला है, बाबा जी बता रहे हैं कि इन दर्शन और इन वाद के आधार पर बाबा जी ने 3 शास्त्र लिखे। वो शास्त्र कौन कौन से भैया? अब देखना ये शिक्षा की वस्तु है या नहीं। पहला है आवर्तनशील अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी भी कौन सी? साइक्लिक। अभी जिस इकोनॉमिक को हम पढ़ रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स में हम केवल संसाधनों से ले रहे हैं। धरती से हम संसाधन ले रहे हैं, वातावरण से। हम ये कहे कि इस अस्तित्व से ही हम संसाधनों को ले रहे हैं, देने का कोई नाम नहीं। कब तक लेंगे? धीरे धीरे पानी का लेवल घटने लगा, धीरे धीरे जमीन में गड्ढे होने लगे हैं, धीरे धीरे पहाड़ों का साइज घटने लगा। ऐसा तो हम देख ही रहे। क्यों? केवल ले रहे हैं। आवर्तनशीलता में क्या होगा? हम लेंगे भी और देंगे भी। जैसे हमने प्रकृति में 3 अवस्थाओं के बारे में देखा था कि जो पदार्थावस्था है वो प्राणावस्था को देती भी और उससे लेती भी। ऐसे प्राणावस्था पदार्थावस्था ले भी रही है और दे भी रही है। इसको हमने बोला आवर्तनशीलता, साइक्लिक। तुम इसे कनेक्ट कर पा सकते हो, वो जो तुम नाइट्रोजन चक्र या फूड चेन जो बनाते थे वो साइक्लिक थे। कि पानी है, पानी में घास है, घास को खाने वाला एक जीव है जिसको नाम है बकरी। बकरी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। फिर वो शेर मर जाता है, शेर के अवशेष जमीन में जाते हैं। शेर के शरीर में जितने पोषक तत्व थे वो जमीन उनको एब्जॉर्व करती है और उसी जमीन से फिर ज्यादा घास हुई।
फिर 2 बकरी आती, फिर शेर उनको खाता है, शेर और ताकतवर बनता है 2 बकरी को खाता है। फिर वही ताकतवर शेर मरता है, उस शरीर के ज्यादा ताकतवर होने के कारण अगली बार जमीन को और भी ज्यादा उर्वरक शक्ति मिलती, फिर ज्यादा घास बनती। इस फूड चेन को तुमने अपनी छोटी क्लासों में देखा। ऐसे ही अन्य चेन भी बनी है, ऑक्सीजन चेन है या कई प्रकार की चेन इसमें हमने देखी। इसको हम बोलते हैं, ये जो चेनिंग सिस्टम है ये आवर्तनशीलता है। तो अभी अर्थशास्त्र में जो हम केवल ले रहे हैं, बाबा जी क्या समझा रहे, आवर्तनशील अर्थात कि देना भी है जिससे संतुलन बना रहे। लेने से संतुलन नहीं बनेगा, लेने से संतुलन बिगड़ेगा। मैं अगर खाली ले रहा हूं संतुलन बिगड़ेगा, मैं खाली दे रहा हूं ले कुछ नहीं रहा तब भी संतुलन बिगड़ेगा। आप ऐसी अवस्था को देखिए, मैं केवल काम 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 किए जा रहा हूं, मैं खाना नहीं खाता, तो इससे क्या होगा, मैं केवल दे रहा हूं अपनी उपयोगिता, अपनी पूर्णता, मैं ले कुछ नहीं रहा हूं, तो मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। इसी प्रकार जब मैं धरती से केवल ले रहा हूं, उसको कुछ दे नहीं रहा हूं, तो धरती का संतुलन बिगड़ेगा। लेकिन मानव में धरती में एक फर्क है, धरती संतुलन को समझती, या तो उसे मानव संतुलित कर दे, नहीं तो धरती अपने आप संतुलित हो जाएगी। और अभी जो वर्तमान में हो रहा है, धरती अपने आप को संतुलित कर रही है। पहाड़ों को काट काट के जो हमने रास्ते बनाए, जो हमने घर बनाए, जो पहाड़ में जो नदियां बह रही हैं, उन नदियों में आने वाली रेत को जो हमने वहां से निकाला, तो क्या हुआ, वहां गड्ढे बन गए। अब पानी को तो बहना है भैया, गड्ढे जब हो गए, जब पहाड़ों को काट काट कर वहां पर मकान बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, तो अब एक संतुलन का आधार देखो, संतुलन कब बनता है, जब नीचे का हिस्सा बड़ा हो और उसके ऊपर ऐसे इस प्रकार की संरचना हो, तो संतुलन बनता है। पहाड़ के आकार देखो, पहाड़ के आकार ऐसे होते हैं, ऐसे, पर हम पहाड़ के आकार के कैसे, ऐसे आकार में यहां बीच में से, यहां से काट देते हैं, यहां से काट के उसको एल शेप बना देते हैं, और उस एल शेप में ही अपने मकान बना लेते हैं। वो अभी कैसे समझो, मेरे पास अगर पेन है तो मैं आपको ऐसे समझा पाऊंगा। देखिए कि पहाड़ की संरचना इस प्रकार से है, ये जो मैंने बनाया ये एक ट्रायंगल टाइप का पहाड़ है, और संरचना ही ऐसी होगी, यही संतुलन है। संतुलन कब होगा, जब नीचे ज्यादा एरिया और ऊपर लीस्ट एरिया। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, अब हम इस पहाड़ में यहां से एल शेप दे रहे हैं, एक एल शेप हमने यहां से दे दिया। ये देखिए पहाड़ में क्या है, ट्रायंगल है, और हमने इसको दे दिया एल शेप। एल शेप का मतलब है आधा ट्रायंगल काट दिया। और संतुलन में क्या है, संतुलन में होता है पूरा ट्रायंगल, तो ऊपर से पत्थर गिरेगा ही। ये जो हमने इसको ये गड्ढा किया, इसको भरने के लिए ऊपर से पत्थर गिर के इसको एल शेप में करेगा ही, ये नियम है। हम नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। गलती प्रकृति की नहीं है, प्रकृति तो करेगी भैया, वो तो नियम से चलेगी। उसमें कितने आदमी मरते हैं, कितने घर टूटते हैं, कितनी जगह पर बाढ़ आती है, कितनी जगह पर भूचाल आता है, कोई मतलब नहीं पृथ्वी को। पृथ्वी नियम से चलेगी, धरती नियम से चलेगी, मानव चले ना चले। और कितनी सभ्यताएं अभी हम देख रहे हैं, मोहनजोदाड़ो देख लो, मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लो, वो भी तो सभ्य आदमी ही थे ना, वो भी संतुलन को नहीं समझ पाए होंगे। कारण कहीं बाढ़, कहीं सूखा, और आदमी, पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। अब जो पीछे बादल फट रहे हैं, इसमें भी देखिए ना, पूरे का पूरा गांव तबाह,
एक सिंगल आदमी नहीं बसता। तो यहाँ बाबा जी क्या समझा रहे हैं, यहाँ आवर्तनशील अर्थशास्त्र को समझा रहे हैं, यानी प्रकृति में संतुलन कैसे लाया जाए। इस बात को अभी भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नो डाउट है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स असंतुलन को बढ़ाने वाले हैं। बाबा जी जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो संतुलन को बनाने वाली है। अगला क्या है, व्यवहारवादी समाज शास्त्र। जो अगला शास्त्र कौन सा है, व्यवहारवादी समाज शास्त्र। आज के अपने समाज में देख लो, क्या मानव और मानव के बीच में व्यवहार बचा है? संबंधों में जो टूटन हो रही है, स्वयं में जो तनाव हो रहा है, और समाज में जो डर छाया हुआ है, तो आज का जो समाज शास्त्र है जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल समाज में भय उत्पन्न कर रहा है। और इसका एक रीजन भी है, टीवी खोलो और देखो क्या चल रहा है। ये क्राइम पेट्रोल, ये क्राइम आज तक, इसके अलावा जो सीरियल के रूप में तुम्हारे को परोसा जा रहा है, कोई एक सीरियल तो बता दो जिसमें न्याय की बात की गई हो, जिसमें मूल्य या मूल्यांकन की बात की गई, जिसमें धर्म की बात की गई, जिसमें सत्य की बात की गई। सारा क्या है, सब उल्टा सीधा परोस रहे, और हम वही ले रहे। इसी कारण आज समाज में भय हो गया। आज भाई बहन के रिश्ते में डर आ रहे, तनाव आ गए। यकीन नहीं है कि भाई बहन का रिश्ता भी सही है, नहीं। बाप बेटी के रिश्ते भी खराब हो रहे। क्यों? क्योंकि जो हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें व्यवहारिकता नहीं। तो वर्तमान में जो समाज शास्त्र चल रहा है, जो सोशियोलॉजी चल रही है, उसकी जगह पे बाबा जी उसकी जगह पे एक विकल्प दिया है। ये सारी चीजें विकल्प है। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद विकल्प है वर्तमान के अध्यात्मवाद का। समाधानात्मक जो भौतिकवाद है वो विकल्प है इस भौतिकवादी विधि का। और जो व्यवहारात्मक जनवाद है वो विकल्प है हमारे आज के जनवाद का, हमारे आज के बातचीत के कंटेंट का। इसी तरह आवर्तनशील अर्थशास्त्र है, ये विकल्प है वर्तमान में शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले अर्थशास्त्र। व्यवहारवादी समाज शास्त्र विकल्प है हमारे सोशियोलॉजी का। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र। मानव संचेतनावादी, अभी जो विज्ञान है मनोविज्ञान है वो कौन सा है, मानव संवेदनावादी। सारी जो साइकोलॉजी है वो संवेदनाओं पर आधारित है। और यह किसको कहा गया, संचेतनावादी। संचेतनावादी का मतलब है ज्ञान से संवेदनाओं का नियंत्रित हो जाना। और संवेदनाएं कौन सी है, इंद्रिय मूलक संवेदनाएं। ये सारी संवेदनाएं ज्ञान से नियंत्रित होने जाए, समझ के साथ नियंत्रित हो जाए। इसके लिए क्या दिया गया है, संचेतनावादी मनोविज्ञान। अगर मैं अपनी यात्रा की बात कराऊं तो मेरे 2 दर्शन बचते हैं और 1 शास्त्र बचता है, बाद मेरे 3 पूरे हो चुके। और अभी भी हमको पढ़ ही रहे हैं, यानी कि छूट गया, अभी भी हमारा कर्म दर्शन चल रहा है। इनको समझना, इनको जानना ये जरूरी है। ये समझ में आ जाए, जानने में आ जाए तो मानने में इसको लाना आसान होगा। और इसको मैंने अभी 1 बार पढ़ा है, कुछ पुस्तकें जिसको मैं 2 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन कुछ पुस्तकों को केवल 1 बार शब्द रूप में देखा कि इसमें है क्या, क्या बताया। शब्द रूप में देखना
और व्यवहार रूप में देखना दोनों अलग है। इनको 5-5, 6-6, 10-10 बार जब पढ़ते हैं, जब ये व्यवहार रूप में, तब लगता है कि ओह ये भी था, ओह ये भी था, ये तो छूट ही गया। जिसको लगता है ना कि ये जीवन विद्या, ये 1 साल का 2 साल का कंटेंट है और हमें जीना आ जाएगा, भूल जाओ। जिस प्रकार बच्चा 5वीं वर्ष में स्कूल में जाता है और 25वें वर्ष में शिक्षा पूरी करके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर आता है, 20 साल की नॉलेज इसने ली है, और वो नॉलेज भी किसके लिए? केवल और केवल भ्रम की। तो जागृत होने वाला ये जो कर्म है, मैं जब अपने साथियों को देखता हूँ 20-20 साल से लगे हुए, सोम भाई को देखो, अशोक भैया को देखो, महेंद्र भाई को देखो, इनको सबको देखो 20-20 साल से लगे, और 20 साल के बाद इनके व्यवहार में परिवर्तन दिखा है। तुम भी आज 12वीं क्लास के लेवल पर पढ़े हो, यानी 12 साल तुमने पढ़ाई की है, और 12 साल तुमने पढ़ाई की है तो आज तुम 12वीं क्लास के लायक हुए हैं। ये नहीं कि 2 साल में तुमने सोचो कि 12वीं कर दूं, ऐसा नहीं होता। ये लंबी प्रोसेस है भैया। कुछ लोगों को लगता है कि आज नहीं तो अगले जीवन में हम पूरा कर ही लेंगे। कोई अगला जीवन नहीं होना है। ये मानव ज्ञान को प्रमाणित करेगा। अगर हर मानव यही सोच ले कि अगले जीवन में करेंगे, ये एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों का काम। ऐसे नहीं होता भैया। कई जन्मों तक तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं मानव के दुर्व्यवहार के कारण। इसलिए मानव का समझदार होना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या ग्लोबल वार्मिंग? हम कर क्या रहे हैं? प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग करना बंद कर दो। उससे क्या होगा भैया? प्लास्टिक की थैलियों का अगर हम बंद कर देंगे तो ये दूध जो ला रहे हैं, ये पानी की बोतलें जो ला रहे हैं, कहां से आएगी? कैसे उपयोग करोगे इनका? तो इनको रिप्लेस करने के लिए विज्ञानवादी सोच की जरूरत नहीं है, सहअस्तित्ववादी सोच की जरूरत। अभी हमें कुछ नहीं करना, ना तो अभी हमें पेड़ लगाने हैं, ना ही हमने अभी जो है वो प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना है, ना ही हमें प्लास्टिक को बंद करना है। वर्तमान में जो जैसा चल रहा है उनके साथ ही चलना है। बस एक काम करना है, अपनी समझदारी को बढ़ाना, खुद समझदार होकर दूसरों को समझदार बनाना है। जब आदमी समझदार बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार व्यक्ति वो पोल्यूशन फैलाने वाले काम करेगा। अभी तो हम किसी को कहते भी क्या कर रही है सरकार? सरकार ने कहा पन्नियां बंद कर दो। आदमी के पास विकल्प क्या भैया? बाजार में जाता है, वो लिक्विड लेके आता, कहां से लेके आएगा? पन्नी में तो लाएगा। अरे ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया पन्नियों में जो है गर्म पानी डालने से या प्लास्टिक के बर्तन में गर्म पदार्थ डाल के पीने से हमें कैंसर होता है। अरे ठीक है भैया, जब होगा कैंसर होगा, लेकिन अब क्या करें? अभी तो चाय पीनी है ना। मुझे प्यास लगी है, मैं रेगिस्तान में खड़ा हूं, मैं ऐसे रोड पे खड़ा हूं जहां पानी नहीं है, और वहां देखता हूं पानी की दुकान है, लेकिन पानी प्लास्टिक की बोतल में। अभी क्या करना है? भविष्य की कैंसर की चिंता करनी है, अभी जिंदा रहना या नहीं रहना उसको देखना है। तो अभी विचारिए कि जो चल रहा है चलने दीजिए। एसी का प्रयोग हो रहा है, होने दीजिए। बाबा जी नहीं कह रहे कि आपको एसी में नहीं बैठना, बाबा जी नहीं कह रहे कि आपको प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना, बाबा जी नहीं कह रहे कि आपको गाड़ी में नहीं चलना। करना है, लेकिन इन सारी वस्तुओं का उपयोग समझ को बढ़ाने के लिए किया जाए। अभी देखो, हम जीवन विद्या का शिविर करते हैं, जहां करते हैं, अगर हम कहते नहीं भाई हम तो जीवन विद्या वाले हैं और हम एसी में चलाएंगे, एसी से पृथ्वी में जो है वो ताप बढ़ता है, पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी बीमार हो रही है, हम एसी का प्रयोग नहीं करेंगे, और वहां आगे 100 आदमी शिविर के लिए और बिठा दिए गर्मी में, कर पाएंगे शिविर वो? क्यों श्याम? तुम्हारी जीवन नो विद्या, सर। तुम्हारी जीवन विद्या की क्लास जिस कमरे में मैंने ली, वहां की छत टपक रही है, इतनी गर्मी है कि पसीना आ रहा है।
तो तुम्हारा ध्यान जीवन विद्या में जाएगा या पसीने पे जाएगा? पसीने पे। सीधी बात। तो अभी जो साधन है उनका प्रयोग हम सही के लिए करें। सही क्या है? समझना। मोबाइल फोन से भैया रेडिएशन होता है, इस रेडिएशन से कैंसर होता है, इस रेडिएशन से चिड़िया मर गई, पक्षी मर गए। अरे भैया ठीक है, मर गए तो क्या करें? मोबाइल फोन बंद कर दे। मोबाइल फोन का प्रयोग उपयोगिता से, अभी हम क्या कर रहे हैं? इनका उपभोग कर रहे हैं। उपभोग नहीं करना, का उपयोग करना। तो पहले आदमी उपयोग करेगा, फिर आदमी जब थोड़ा समझेगा तो इनका सदुपयोग करेगा, और जब आदमी पूरी तरह समझ जाएगा तो क्या करेगा? उपयोग सदुपयोग के बाद प्रयोजनशीलता, यानी इनका जो प्रयोग है केवल जागृति के लिए करेगा। और जब जागृत हो जाएगा तो इनका प्रयोग अपने आप ही कम हो जाएगा भैया। जागृत मानव को मोबाइल फोन की जरूरत नहीं रहेगी। रहेगी तो सिंपल वाले फोन से भी काम चल जाएगा, टच वाले की नहीं रहेगी। टच वाले की रहेगी तो पूरे परिवार में एक मोबाइल है, उससे भी काम चल जाएगा। सबको अलग अलग मोबाइल की जरूरत नहीं रहेगी। ये नहीं कि जागृत मानव गाड़ी में सफर नहीं करेगा, करेगा। लेकिन आज जो हर आदमी के पास परिवार में 6 आदमी तो 6 गाड़ियां हैं, वो नहीं रहेगा। पहले 6 की 3 होगी, फिर 3 की 1 भी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो इन सारी चीजों के लिए क्या जरूरी? समझ। सारा ध्यान कहाँ लगाना है? समझ पे लगाना। अभी समय क्या हुआ है? पूरे 9:30 हो गए, और इस पे 26 और 27 2 पॉइंट बचते हैं। 27 तो छोटा सा ही है, उसके बाद वक्तव्य है बाबा जी का, उसको पढ़ेंगे। आज अगर आपका कोई सवाल जन्मा है तो उसको पूछ ले। कौन गया? अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, पूछ सकता है। सर जैसे आपने बोला कि अभी हमें सिर्फ सोचने पे लाइक हमें बस जो चल रहा है वो चलते रहने देना है, तो हमें अपनी समझ पे काम करना है। तो मतलब किस तरीके से, क्या आप एग्जांपल देके बता सकते हैं कि किस तरीके से हमें समझ पे काम करना है? अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पठन कर रहे हैं। किसका? जीवन विद्या का। अभी हम अपनी समझ को ही बढ़ा रहे हैं। अभी जो अर्थशास्त्र आप लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। उसके बाद ये जो बाबा जी ने अर्थशास्त्र दिया है इसको भी पढ़िए। दोनों में क्या फर्क है वो फर्क समझ में आएगा। इस फर्क के समझ आने से ही क्या होगा? मेरी समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ने से क्या होगा भैया? मैं जो संसाधनों का प्रयोग, ये नहीं कि नहीं करूंगा, करूंगा, लेकिन इस प्रकार से करूंगा कि आवर्तनशीलता आ जाए। इस प्रकार नहीं करूंगा। मैं कोयले का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करूंगा कि कोयले को मैं खत्म कर दूं। कोयले का प्रयोग होगा, लेकिन वो जलाने के रूप में नहीं होगा, किसी और रूप में होगा। हमें अपनी समझ बढ़ानी है। समझ का मतलब है क्यों जीना है, कैसे जीना, ये समझने पर काम करें। ठीक है ना? अभी हमें पता ही नहीं क्यों जीना। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए जीना है, सुखी होने के लिए जीना है। सुखी कौन करेगा? सुखी होगा शरीर। तो शरीर को ही सब कुछ मान के जी रहे हैं। और इसे सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है? आजादी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है पूरी, खुल के काम करने की, खुल के जीने की, खुल के खुश होने की। तब समझदारी के पश्चात। तो सारा ध्यान कहाँ? समझदारी की तरफ। ये नहीं कि जागृत मानव समोसे नहीं खाएगा, खाएगा। जागृत मानव ये सारे काम करेगा ही, लेकिन समझदारी पूर्वक करेगा। तो आज के पठन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगले वाले पेज को पढ़ लेना, थोड़ा ही है, आधा ही पेज है, आधे पेज का भी आधा ही है। इसको पढ़ लेना, कल इस पे बात करेंगे। कल तक के लिए
नमस्कार। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम आज के इस पठन के कार्य को यहीं पर विराम देते हैं। कल मिलते हैं। गुड नाइट।